आप हमें 2-4 मिथ्स बता सकते हैं जिस पे लोग आँख मूंद कर भरोसा करते हैं? एक सोशल मीडिया पे मैडम मोहतरमा हैं, वो बताना चाहती हैं शुक्र पर्वत पर शराब को यदि लगाया जाए तो आप पर पैसा ही पैसा हो जाएगा। साथ साथ वो ये भी कह रही थी कि यदि आप एवरी फ्राइडे को अपने पति के साथ या दोस्त के साथ शराब का सेवन करेंगी तो आपको पैसों की बारिश होगी। अब ये कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, ये उन मैडम को भी नहीं पता, हमें तो नहीं पता भैया। जब कोई इंसान शादी के लिए जाता है तो फिर कुंडली मिलन कराया जाता है, जी। तो इससे भी रिलेटेड कुछ मिथ्स आते हैं? हाँ हैं, बहुत हैं। कहते हैं कि अगर मंगलीक की शादी नॉन मंगलीक से कर दी जाएगी तो भी वो शादी नहीं चलेगी, लेकिन है ये भी मिथ। ऐसा नहीं होता कि मंगलीक कोई अगर लड़का है और लड़की मंगलीक नहीं है तो उनकी शादी नहीं चलेगी। बहुत बार देखा गया है यदि उन दोनों की आपसी समझ अच्छी है, दोनों का प्यार अच्छा है, तो वो मंगलीक और नॉन मंगलीक होते हुए भी अपनी शादी को बड़ा सुखपूर्वक चला लेते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम ऑन सयना टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट संजय बुद्धि राजा जी, जो कि आजकल जो मार्केट में मिथ्स चल रहे हैं वो सारे बर्स्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या काल सर्प दोष और मांगलिक दोष सच में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवीटी प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार कनिका जी, आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद। आपने मुझे अपने स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए बुलाया। मेरा नाम संजय बुद्धि राजा है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले 24-25 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की लाइन में कार्यरत हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे माध्यम से यदि किसी जनमानस का भला हो सके तो मैं ज़रूर करूँ। कोशिश करता हूँ सबके काम आ सकूँ। संजय जी, सबसे पहले तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु दोनों को एक साथ यूज़ करने में मतलब इसके पीछे का आपका विज़न और मिशन क्या था? आपने ये प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ किया? देखिए कनिका जी, सन 98 में मैंने ज्योतिष सीखने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो भी इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे घटनाएँ घटी कि मुझे ना चाहते हुए भी ज्योतिष में आना पड़ा था। लेकिन आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज्योतिष वो विद्या है जिसके बिना इस संसार की गति है नहीं। तो जब मैं ज्योतिष विद्या से लाभ ले सकता हूँ, तो क्यों ना सारे संसार को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। चलो कम से कम मेरे आस-पास के लोगों को तो मिलना ही चाहिए। इसलिए मैंने ये विद्या सीखी, ज्योतिष की सीखी, उसके बाद वास्तु की भी सीखी, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड विद्याएँ हैं और इन्हीं दोनों को मिलाकर ही यदि किसी व्यक्ति का मुझसे भला होता है, तो क्यों ना किया जाए। इसलिए मैंने ये सीखा और 98 के बाद 2002 से लेकर आज तक 23-24 साल हो गए, मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ और जितना हो सकता है पब्लिक का भला करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। अब संजय जी, हम ना मार्केट में मतलब बहुत सारे मिथ्स सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो आप हमें 2-4 मिथ्स बता सकते हैं जिस पे लोग आँख मूंद कर भरोसा करते हैं? अरे हाँ, आजकल का ज़माना ना सोशल मीडिया का ज़माना है। इतने ज़्यादा मिथ्स फैल गए हैं, ख़ासकर यंगस्टर्स में आजकल के, कि वो ठीक नहीं है। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मिथ बताता हूँ। एक सोशल मीडिया पे मैडम मोहतरमा हैं, वो बताना चाहती हैं कि ये शुक्र पर्वत है हमारा, इस पे शुक्र की चीज़ इत्र को यदि मला जाए, तो आप पे धन की वर्षा होने लगती है। अब मुझे कोई ये बताए, ये वाला रेमेडी किस ग्रंथ में लिखी है? कहाँ लिखा है कि आपके हथेली पे शुक्र के पर्वत पर इत्र लगाया जाएगा तो पैसा आएगा? हाँ, ये ज़रूर लिखा है, ये शुक्र का पर्वत है, इत्र शुक्र की चीज़ होती है, लेकिन इन दोनों को यहाँ मल दिया जाए, ये तो उन मोहतरमा के अपना दिमाग की उपज है, किसी ग्रंथ में नहीं है। तो इस पे ये यंगस्टर यकीन ज़रूर करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। एक दूसरा मिथ है
कि यदि जैसे किसी किसी की कुंडली में योग होता है कि आपका ग्रह चाहते हैं कि आप कभी ना कभी आने वाले समय में जेल जाएंगे जेल जाएंगे, तो उससे बचने के लिए एक रेमेडी दे दी गई है, वो भी मिथ ही है। क्या दे दी गई है कि आप जानबूझकर किसी जेल की किचन में जाकर उनकी रोटी खाइए, आपका जेल योग टल जाएगा। अब भाई ये भी मिथ है, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि इस तरह से आपका जेल योग कट जाएगा, लेकिन नहीं बताया जाता है। अब मान लो आपने किसी का खून कर भी दिया, तो जेल की रोटी खाने से आपकी सज़ा माफ़ नहीं हो जाएगी। पता नहीं क्यों लोग ऐसी बातों पे यकीन कर लेते हैं। एक और मैंने सोशल मीडिया पे मैडम को देखा था, वो तो इनसे इत्र से भी आगे निकल गईं। वो कहती हैं कि शुक्र पर्वत पर शराब को यदि लगाया जाए, तो आप पर पैसा ही पैसा हो जाएगा। साथ-साथ वो ये भी कह रही थी कि यदि आप एवरी फ्राइडे को अपने पति के साथ या दोस्त के साथ शराब का सेवन करेंगी, तो आप पे पैसों की बारिश होगी। अब ये कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, ये उन मैडम को भी नहीं पता, हमें तो नहीं पता भई। तो ये एक मिथ है, ये गलत है, ये मार्केट में होने नहीं चाहिए। बाकी पब्लिक यकीन करती है, जागरूक होना चाहिए पब्लिक को, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अब संजय जी, अगर हम बात करें ना, तो फिर हम लोग ग्रहों के पोजीशन के बारे में बहुत सुनते हैं ना, लेकिन अगर किसी के कुंडली में या फिर यूँ कहें कि लाइफ में ग्रहों की पोजीशन अलग हो रखी है ना? तो फिर क्या ये उनकी लाइफ को टोटली इम्पैक्ट करेगा? देखिए, ये बात सच है कि हर एक के हॉरोस्कोप में ग्रहों की पोजीशन अलग-अलग होती ही है, और ग्रहों की पोजीशन की वजह से ही एक लाइफ को पाथ मिलता है कि बड़ा होकर वो इंसान उन ग्रहों के कारण क्या बन सकता है। लेकिन ग्रहों की पोजीशन केवल 100% उसकी ज़िंदगी को गवर्न नहीं करती है। ग्रहों की पोजीशन से हमारी ज़िंदगी का एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बन जाता है, जिसके आधार पर हम यदि जीवन में कर्म करेंगे, तो फिर हम अपनी मंज़िल को पा सकते हैं। ये सच है, ग्रहों के पोजीशन से हमारे जीवन का पाथ बन गया, लेकिन उस पाथ पे चलकर मंज़िल हमेशा हमारे कर्मों से ही मिलेगी। और अगर हम अपने कर्म ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से बनाते हैं, तो आप मंज़िल पा सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रहों के अगेंस्ट चलते हैं, तो आपको मंज़िल में पहुँचने में बहुत दिक्कत आएगी। हुँ। तो ग्रहों की पोजीशन का लाभ हमें हमारी ज़िंदगी में मिलता है। हुँ। जी। अब जैसे अगर हम बात करें, तो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही मिथ्स के बारे में बात की थी, है ना? और लेकिन अगर अब हम देखें, तो फिर एक जब कोई इंसान शादी के लिए जाता है, तो फिर कुंडली मिलन जी, जी, कराया जाता है ना? जी। तो इससे भी रिलेटेड कुछ मिथ्स आते हैं? हाँ, हैं, बहुत हैं। हमारे देश में तो बहुत पुराने समय से ये प्रथा है कि यदि लड़का-लड़की की शादी के लिए कुछ बात करनी है, तो पहले उन दोनों के ग्रह मिलाए जाएँ। हुँ। दोनों की डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिया जाता है, कुंडली मिलाने के लिए किसी पंडित से संपर्क किया जाता है। पंडित जी उनके ग्रहों को जब मिलाने बैठते हैं, तो ये कह देते हैं कि इनके 36 में से 16 गुण मिल रहे हैं, तो ये शादी नहीं करनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा मिथ है। ये नहीं ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके ग्रह मैच नहीं करते, 50% भी नहीं करते हैं, तो ये शादी नहीं चलेगी। ये बहुत गलत है। ऐसे बहुत से केसेस हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि गुण तो नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी शादी बहुत अच्छी चल रही है। मेरा अपना ही केस है। मेरे 17 गुण मिलते हैं और पिछले 32 साल से तो ठीक-ठाक चल रही है। हुँ। ये प्रभु की कृपा है। तो ये मिथ है कि गुण कम है तो शादी नहीं चलेगी। दूसरा मिथ एक और इसी से जुड़ा हुआ और भी है कि कहते हैं कि अगर मंगलीक की शादी नॉन मंगलीक से कर दी जाएगी, तो भी वो शादी नहीं चलेगी। लेकिन है ये भी मिथ। ऐसा नहीं होता कि मांगलिक कोई अगर लड़का है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो उनकी शादी नहीं चलेगी। बहुत बार देखा गया है कि यदि उन दोनों की आपसी समझ अच्छी है, दोनों का प्यार अच्छा है, तो वो मांगलिक और नॉन मांगलिक होते हुए भी अपनी शादी को बड़ा सुखपूर्वक चला लेते हैं। तो ये मिथ भी है मार्केट में, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और मिथ है शादी से जुड़ा हुआ कि पंडित लोग लड़की की कुंडली देखकर कह देते हैं, नहीं, नहीं, ये कुंडली तो अच्छी नहीं है, इसमें ग्रह अच्छे नहीं हैं, इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अब सोचो कितना ज़ोर पड़ता होगा उस लड़की पे या उस लड़की के घर वालों पर, पंडित जी ऐसी बात कह के। लड़के वालों को क्या है, वो तो ना कर देंगे, उनको कोई और मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक मिथ ही है। कुंडली में ग्रह मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था, पोजीशन से ये आपको शो ज़रूर कर सकते हैं कि कुंडली थोड़ी वीक है, लेकिन उस वीक की वजह से शादी नहीं चलेगी, ये नहीं होता, ये मिथ है। तो कुंडली में मंगलिक, कुंडली में ग्रहों की पोजीशन और कुंडली में गुणों की संख्या, इस आधार पर किसी भी शादी के जजमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको ओवरऑल कुंडली देखनी चाहिए, उन दोनों के कर्म देखने चाहिए, उन दोनों की पूरी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, तब जाके आप कहिए
कि शादी के लिए ये दोनों जोड़ा उपयुक्त है या नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे कि संजय जी आपने मांगलिक दोष के बारे में बोला है ना, लेकिन हमने ऐसा बहुत बार ही सुना है अपने, यूँ कहें कि घर के बुजुर्गों से, कि जैसे कि कोई लड़का या फिर लड़की मांगलिक दोष है, मतलब उनमें मांगलिक दोष है, तो उनकी पहले पीपल के पेड़ से शादी करा दी जाए। तो क्या ये भी एक मिथ है या फिर ये एक सच्चाई है? नहीं, नहीं, देखिए, मांगलिक, नॉन मांगलिक की शादी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे बहुत से पंडित लोग कह देते हैं। और यदि फिर भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए सॉल्यूशन यही देते हैं कनिका जी, जो आप बता रही हैं, कि लड़की की शादी किसी पेड़ से कर दी जाए, या किसी मटके से कर दी जाए, या शालिग्राम से कर दी जाए। ऐसा समाज में प्रचलन है। लेकिन है तो ये भी मिथ ही ना। अब आपकी लड़की की शादी मांगलिक होने के कारण किसी पेड़ से कर दी जाए, और बाद में वो शादी को सांकेतिक तौर पे तोड़कर उस लड़के से शादी कर दी जाए, तो क्या ये गारंटी है? क्या वो पंडित गारंटी लेगा कि अब उस लड़के से शादी चल जाएगी? नहीं, गारंटी नहीं है ये मिथ ही है। ठीक है, समाज में सालों साल से प्रचलन चला आ रहा है, और हमें ज़रूरत है ऐसे अंधविश्वासी टोटकों को तोड़ने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, यदि आप मांगलिक होने के बावजूद भी उस शादी को चलाना चाह रहे हैं, तो पेड़ से करने की बजाय उनको समझदारी दी जाए, उनको प्यार की भाषा समझाई जाए, आपसी तालमेल कैसे बेटर होगा उसके संस्कार दिए जाएं, तब जाके वो शादी चलने की उम्मीद है। वरना ये पेड़ वगैरह वाला तो टोटल मिथ है। बिल्कुल। अब एक चीज़ संजय जी हम लोग बहुत सुनते हैं, मतलब कि हम लोग ने मूवीज़ में भी बहुत देखा है और हम लोग अपने पंडित के मुँह से भी बहुत सुनते हैं, काल सर्प दोष। जी, तो बेसिकली ये दोष होता क्या है? देखिए, अभी आपने खुद ही कह दिया, काल सर्प दोष। ये दोष है, ये काल सर्प योग नहीं है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा लिखा और समझा है, और दूसरों से भी, गुरुजनों से भी मैंने जाना है, कि काल सर्प दोष नाम का कोई भी दोष किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है। वो कहते हैं काल सर्प दोष तभी बनता है जब राहु और केतु के एक साइड में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष बन गया। नहीं, नहीं, अगर ऐसा सच भी है तो आप उसे काल सर्प योग कहिए, कि राहु केतु एक्सिस के एक साइड में सारे ग्रह आ गए, या दूसरी साइड में सभी ग्रह आ गए, तो ये एक योग बना। लेकिन नहीं, पंडितों ने क्या कर दिया, इस योग काटकर दोष बना दिया कि ये काल सर्प दोष है। अरे, जब ये किसी ग्रह में है, किसी ग्रंथ में है ही नहीं, तो तुम क्यों बोलते हो? वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इसी दोष के बहाने कुछ पंडित लोग इसका निवारण बताएंगे, कुछ पूजा बताएंगे, कुछ दान बताएंगे, जिससे कि उनकी आमदनी हो सके। जबकि ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। इस नाम का कोई भी योग या दोष किसी भी ग्रंथ में नहीं है। हमें इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी किसी कुंडलियों में ये योग होता है, राहु केतु के एक्सिस के एक साइड में सभी ग्रह होते जरूर हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अब उस इंसान को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको मेंटली रेडी रहना चाहिए, तो ये योग उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसे नहीं मालूम है इन बातों का, तो हो सकता है हार्डवर्क से घबरा जाए, अपनी असफलता से घबरा जाए। आप उसे बताइए तेरा ये योग है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से बताएंगे तो वो इससे सफलता पा लेगा, घबराएगा नहीं। उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेंटली रेडी रहो। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम बात करें तो फिर एक होता है शनि साढ़े सती, है ना? तो इसका असली इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, शनि की साढ़े साथी भी कालसर्प योग की तरह से ये कंसेप्ट बनाया गया है जो लोगों को डराने के लिए। कहा यह जाता है कि यदि जो आपकी चंद्र राशि है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपसे ही बात हुई थी कि वृषभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी तभी शुरू होगी जब गोचर का शनि घूमते घूमते मेष राशि में आएगा, तो वृषभ राशि के साढ़े साथी शुरू होएगी। मेष राशि में वो 2.5 साल रहेगा, वो फर्स्ट फेज कहलाता है। फिर 2.5 साल बाद वो वृषभ राशि में आएगा, उसका सेकंड फेज होगा। और उसके 2.5 साल बाद वो मिथुन राशि में जाएगा, तो थर्ड फेज होगा। तो ये 2.5 साल के 3 फेजेस का जोड़ 7.5 साल आता है। तो इससे हम शनि की साढ़े साथी कहते हैं कि शनि का गोचर 7.5 साल के लिए आया है, जो मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहा, और उसने वृषभ राशि की साढ़े साथी बना दी। ये तो एक एस्ट्रोनॉमी का, ब्रह्मांड का एक रूटीन वर्क है कि शनि ने कहीं तो मूव करना ही है। वो मूवमेंट करते करते मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि से गुजर रहा है, तो वृषभ राशि वालों पे साढ़े साथी आ गई, ऐसा पंडितों ने बना दिया। अब वो बना भी इसलिए दिया कि साढ़े साथी के नाम से उसको डराया जाएगा, उपाय कराए जाएंगे, दान कराए जाएंगे, पूजा कराई जाएगी, ताकि आमदनी हो जाए।
लेकिन इम्पैक्ट क्या है? देखो, आपने इम्पैक्ट की बात करी। शनि का इम्पैक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं उन इंसान पर, अच्छे भी और बुरे भी। इसका फैसला कैसे होगा? फैसला होगा उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर। अब जिस व्यक्ति की वृषभ लगन की कुंडली हो और हम चेक करें कि उसका शनि कैसा है, तो सभी ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह योग कारक होता है, यानी कि शुभ होता है। अगर वो कुंडली में प्लेस्ड भी अच्छा है तो कभी भी वृषभ राशि तुला राशि वालों को शनि की साढ़े साती बुरी नहीं जाएगी। जबकि पंडित लोग ये कह देते हैं किसी की कोई भी दशा हो, किसी की कोई भी लगन हो, साढ़े साती बुरी ही है। अब वो बुरी किस रिस्पेक्ट में कहते हैं, आप ये भी जान लो। वो कहते हैं शनि की जो बुरी रिजल्ट्स मिलेंगे वो उसकी हेल्थ पे मिलेंगे, चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। वो उसके फाइनेंशियल हेल्थ पे मिलेंगे। तीसरा, वो उसके रिलेशनशिप पे मिलेंगे। उनका कहना यही है कि शनि की साढ़े साती जो लोगों को नुकसान दे रही है वो मेंटली हेल्थ पे इसलिए देगी कि वो बेचारा तनाव में आ जाएगा, टेंशन में रहेगा, हो सकता है डिप्रेशन में भी आ जाए। ऐसा पंडितों ने कहा है, ग्रंथों में नहीं लिखा है। और अगर वो उसकी फिजिकल हेल्थ पे बात करेंगे तो जी उसके जोड़ों में दर्द हो जाएगा, उसकी कमर में दर्द रहने लग जाएगा। और फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो वो नुकसान में आ जाएगा, व्यापार में घाटा हो जाएगा, उसकी नौकरी छूट जाएगी, सैलरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और रिलेशनशिप की बात करें तो वो कहते हैं कि शनि की साढ़े साती से हस्बैंड वाइफ के आपस में प्यार कम हो जाएगा, उनके घर में कलेश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा है नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, शनि की पोजीशन देखो, शनि को देखो शुभ है या अशुभ। अगर वो शुभ है तो साढ़े साती कभी अशुभ नहीं जाएगी, हमेशा उसका भलाई करेगी, उसको राइज कराएगी। लेकिन हाँ, कुछ लगन ऐसे भी हैं जैसे कर्क लगन, सिंह लगन, इनका शनि अच्छा नहीं कहा जाता, अशुभ होता है। इनको जरूर साढ़े साती के कारण कुछ तकलीफ हो सकती है, सिर्फ तकलीफ। तकलीफ का मतलब हार्डवर्क करना पड़ सकता है, सफलता कम हो सकती है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती। तो ऐसे व्यक्तियों को पॉजिटिव वे में लेकर शनि के उपाय करने चाहिए या छोटी मोटी रेमेडी करके। सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव माइंड से अपनी ज़िंदगी में कर्म करने चाहिए, फिर आपके साढ़े साती आपका नुकसान नहीं करेगी। जी। ये बात। अब जैसे क्योंकि अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो फिर हमारी ऐसी बहुत सी ऑडियंस है संजय जी जो कि हताश रहती है, क्योंकि वो बहुत से लोगों के पास जाते हैं, उनको हर एक रेमेडीज़ बताई जाती है लेकिन वो वर्क नहीं करती। तो एक क्वेश्चन हमारे ऑडियंस की तरफ से कि क्या सच में रेमेडीज़ वर्क करती हैं? देखिए कनिका जी, रेमेडीज़ की जहाँ तक बात है, ये ऐसे ही है। मान लो आप बीमार हो गए तो आपको अपनी बीमारी के लिए, ये फीवर हो गया है तो डॉक्टर के पास तो जाओगे ना। डॉक्टर हो सकता है आपको क्रोसिन दे दे, आपका फीवर ठीक हो जाता है। तो वो क्रोसिन क्या है? वो रेमेडी है आपके बीमारी की, बुखार की। ऐसी अगर आपकी ज़िंदगी को कोई समस्या है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका हल लेने के लिए आप किसी जोशी के पास गए हो तो आपको क्रोसिन की तरह कोई ना कोई रेमेडी जरूर देगा। वो रेमेडी वर्क करेगी या नहीं करेगी ये उस ज्योतिषी के अपनी नॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर का भी है, हर दवाई असर नहीं करती, तो हो सकता है किसी ज्योतिषी की रेमेडी भी आप पर असर ना करे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक ज्योतिषी एक निस्वार्थ होकर आपको, पहले के ज्योतिषी निस्वार्थ होकर आपको रेमेडी देते थे ताकि आपकी ज़िंदगी की समस्या ठीक हो सके। तो इंसान को भी विश्वास कर कर ज्योतिषी की वो रेमेडी को अपनाना जरूर चाहिए, ट्राई जरूर करनी चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी की वो समस्या ठीक हो सके। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सोशल मीडिया पे इतने सो कॉल्ड ज्योतिषी बन चुके हैं जो हर तरह की रेमेडी देने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बात वहाँ लागू होती है कि वो सभी रेमेडीज़ विश्वास के लायक नहीं हैं। उन पे यकीन अगर आपको करना है तो उसको डबल वेरीफाई करिए, किसी दूसरे जोशी से भी चेक कराइए कि क्या वो रेमेडी करूं या नहीं करूं। लेकिन आज का समय विश्वास का रहा नहीं है, फेक मीडिया हो गया है, फेक एस्ट्रोलॉजी हो गई है, तो संभल के रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब संजय जी अगर बात करें तो फिर आप वास्तु को भी एस्ट्रोलॉजी के साथ अलाइन करके चलते हैं, लेकिन क्या अगर हम छोटे छोटे चेंजेस करें वास्तु में तो क्या ये हमारे निजी जिंदगी में सच में इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। हमारी ज़िंदगी को देखो, जीने का क्या मतलब है? सारी ज़िंदगी इंसान कर्म करता है जी। कर्म करने से पहले उसे वो सोचना पड़ता है कि क्या कर्म करूं। सोच जो हमारे दिमाग में है वो हमारे एनवायरनमेंट से ही बनती है। एनवायरनमेंट यदि आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसकी ऊर्जा आसपास के आपकी पॉजिटिव है, तो आपकी सोच अच्छी हो जाती है। सोच अच्छी हो जाती है तो आपके निर्णय अच्छे हो जाते हैं, और निर्णयों से आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं एग्जांपल के लिए आपको वास्तु की एक दो बातें बताता हूँ। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं
उस घर में आप साफ सफाई नहीं करते, झाड़ू पोछा नहीं लगता है, तो फिर तो साफ क्लियर है ना, उस घर की एनवायरनमेंट एनर्जी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर यदि आपका रूटीन है, साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा, बाकी एयर प्योरिफिकेशन वगैरह चलता है, तो नेचुरली ऊर्जा सकारात्मक होगी। आप उस सकारात्मक ऊर्जा में यदि रह कर सोचेंगे, निर्णय लेंगे, तो अच्छे ले पाएंगे, अच्छे कर्म कर पाएंगे, जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात यहीं क्लियर होगी, यदि आपके आसपास की ऊर्जा अच्छी है तो आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन ये अच्छी ऊर्जा आएगी कहाँ से? इसमें आपका वास्तु हेल्प करता है। कैसे करता है? देखो, ऐसे बताया गया है कि आपके घर की मेन एंट्रेंस यदि पॉजिटिव एनर्जी की हो, कैसे हो? कि आपने उसको साफ रखा हुआ है, घर के बाहर प्लांट्स लगा रखे हैं, तो आपकी एनवायरमेंटल एनर्जी आपकी एंट्री पर अच्छी रहेगी। दिन में 10 बार भी आपका आना जाना उस एंट्री से होगा, तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अंदर और बाहर आप जाओगे, आपके निर्णय क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा। सिमिलरली अंदर आ जाइए। ऐसा कहा जाता है कि यदि रसोई में, आपके घर में, हर घर में रसोई होती है, रसोई में गैस का चूल्हा भी है, पानी की सिंक भी है, लेकिन वास्तु का एक नियम है कि पानी और आग एक लाइन में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? कि एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है, दोनों साथ साथ नहीं होते। इस नाते रसोई में यदि ये दोष होगा तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा नहीं बनेगी, आपके कर्मों पे फर्क पड़ेगा। तो इनको एक साथ नहीं रखना चाहिए। तीसरे नियम पे आ जाओ। बड़े सामान्य से नियम है कि यदि आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं, सोना हर एक को है, 6, 7, 8 घंटा हर इंसान सोता है। यदि सोते समय आपका सिर साउथ में और पाँव नॉर्थ में होंगे, तो आपकी बॉडी का मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एनर्जी और सब अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रिलैक्स नींद आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे, माइंड फ्रेश होगा, अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही रूल फॉलो नहीं किया तो दिक्कत आ भी सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे वास्तु के कई नियम हैं जो फॉलो कर लेने चाहिए, उनसे आपको ही लाभ मिलता है। ऐसी कोई भी नियम वास्तु का नहीं है कि जो अपनाया ना जा सके। लेकिन हाँ, कुछ आजकल के जोशी और वास्तु एक्सपर्ट्स ये बात मिथ फैला रहे हैं मार्केट में कि घर का जो भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वैसे ये सच है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए ताकि पूरे घर का उसका लाभ मिल सके। लेकिन बहुत से ये कहते हैं कि यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में किचन बना दी या नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट हो गया तो आपको तो कैंसर होना कंपलसरी है। ऐसा कहा गया, मार्केट में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आज तक वो प्रूफ नहीं दे पाए कि ऐसा कोई इंसान जिसे कैंसर है भी सही, तो क्या उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन थी? नहीं थी, फिर क्यों हो गया उसे कैंसर? तो ये ऐसे मिथ कराकर लोगों को डराना नहीं चाहिए। वास्तु के छोटे छोटे जो सिंपल नियम है वो बताओ। कोई अगर वास्तु की गलती हो भी रखी है तो उसे करेक्शन का आसान तरीका बता दो, लेकिन डराओ नहीं। तो वास्तु के छोटे छोटे नियमों को अपनाना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव असर आ सके। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम बात करें संजय जी, तो फिर कोई नवजात शिशु जन्म लेता है ना? और फिर उसके कुछ समय बाद ही उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो क्या जन्म और नाम रखने के समय, क्या जो हमारी लाइफ की डेस्टिनी है, वो उसी टाइम से निश्चित कर दी जाती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो कोई ना कोई तारीख होती है, कोई ना कोई उसका जन्म का समय होता है और कोई ना कोई उसके जन्म की जगह भी होती है। तो ये डेट, टाइम और प्लेस के बाद उसकी अपनी एक जन्म कुंडली बन जाती है। अब देखिए, जन्म कुंडली उसके शिशु के पैदा होती बन गई, पूरी जिंदगी भर वही कुंडली रहेगी। उस कुंडली में चंद्रमा को सबसे पहले देखा जाता है कि वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और कौन से पद में है। इसी नक्षत्र और पद के अनुसार उस शिशु का नाम निकलता है। मान लो किसी व्यक्ति का नाम निकला, रेवती नक्षत्र है, तीसरा पद है, तो उसका नाम चय पे निकलेगा। यदि हमने उस शिशु का नाम चय पे रख दिया, कोई चंदन टाइप, और वो शिशु जब धीरे धीरे बड़ा होगा उसको हम चय नाम से पुकारेंगे, तो उस व्यक्ति को च नाम की साउंड वाइब्रेशन जरूर मिलती है। और जो नाम निकलता है उसकी जो साउंड वाइब्रेशन बनती हैं वो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। तो शिशु के बड़े होने से साथ साथ ये पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ साथ चलती हैं, उसके सोच को प्रभावित करती हैं, उसके कर्म को ताकत देती हैं और वो अपनी मंजिल को आसानी से पा लेता है। तो शिशु का नाम वो रखना बहुत ज़रूरी है जो निकलता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं एक शहर में, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए, एक ही दिन और एक ही समय, तो दोनों की सेम कुंडली बनेगी। अब एक का नाम तो निकला, अरविंद निकला था, उन्होंने रख दिया। दूसरों ने नहीं माना, अरविंद नाम नहीं रखा, कोई डब्बू टब्बू रख दिया कोई नाम। मान लो
अब जो अरविंद लड़का बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसको अरविंद 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 पुकारते गए, तो उसको साउंड वाइब्रेशन और साउंड एनर्जी पॉजिटिव मिलती रही और उसने अपनी ज़िंदगी की मंजिल को पा लिया। दूसरा था जो डब्बू, उसको डब्बू 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 पुकारते रहे, उसको वो पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन और एनर्जी नहीं मिली जो कि अरविंद को मिली थी। तो डब्बू नाम का इंसान कई बार गलत संगत में पड़ गया, गलत कर्म करने लगा और मंजिल को नहीं पा सका। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क क्या है? सिर्फ नाम का, जबकि दोनों की कुंडली एक थी, दोनों के ग्रह एक थे, दोनों के नक्षत्र एक थे, लेकिन नाम अलग अलग रखने से दोनों की जिंदगी में फर्क आ गया। तो जरूर जन्म समय से, जन्म नाम से व्यक्ति की फ्यूचर को, जिंदगी को प्रभाव पड़ता है। तो संजय जी, अब अगर हम आखिरी में बात करें तो फिर जैसे कि हम देख रहे हैं लोगों का इंटरेस्ट आजकल एस्ट्रोलॉजी में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन क्या अब आने वाले साल में जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, क्या इन लोगों का जुड़ाव और जो लगाव है एस्ट्रोलॉजी पे, क्या वो और बढ़ जाएगा? देखिए, सन 2025 तो अब लगभग ख़त्म होने को है। अब ये 2025 का एंड और आने वाला 2026 की अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि आज की यंग जनरेशन ये ऐप्स, सोशल मीडिया, इन सब पे बहुत एक्टिव है। पहले कहा जाता था कि ज्योतिष को वही लोग यकीन करते हैं जो पुराने लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या गांव के लोग हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। आज की यंग जनरेशन भी इन सब बातों पर यकीन करने लगी है, क्योंकि उनके जीवन में भी कैरियर की समस्या है, मैरिज की समस्या है, और वो चाहते नहीं है कि हमें किसी जोशी के पास जाते हुए कोई देखे, तो वो लोग अपने ऐप पर अपने सवालों को ढूंढते हैं। तो यंग जनरेशन इन सवालों को ऐप पर ढूंढ रही है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो ये हमें क्लियरली शो हो रहा है कि गांव के लोग तो पहले थे ही थे इस लाइन में, अब यंगस्टर्स भी आ गए हैं आजकल के, तो डेफिनेटली अब गिनती बढ़ गई। तो आने वाले समय में ज्योतिष पे यकीन करें या ना करें, लेकिन ज्योतिष को ट्राई करने वाले लोगों की संख्या तो जरूर बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती ही रहेगी, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि भारत देश एक गरीब देश कहा जाता है। आज भी गाँवों में बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ सोशल मीडिया नहीं है, तो वो लोग तो कनेक्टेड रहेंगे पुराने ज्योतिषियों से और किसी भी माध्यम से, लेकिन यंगस्टर भी अगर सोशल मीडिया में कनेक्ट रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ज्योतिष पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं आने वाले समय में ज्योतिष पे विश्वास भी बढ़ेगा और संख्या भी बढ़ेगी। थैंक यू एवरीवन। पॉडकास्ट पर मुझे वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल, कोई नया क्वेरी हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबरों से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। धन्यवाद।